अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो क्लास है ये बेसिकली हमारी एक डेमो क्लास है जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि एनईटी को इंस्पायर आप कर रहे होते हैं, दाऊद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है, तो उसके लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके उसमें आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा आपसे उन बेसिक कंसेप्ट के ऊपर जो स्टूडेंट हर कुछ पढ़ लेता है लेकिन उसे नहीं आते। तो हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले चीज़, मेरा आपसे सवाल ये है कि हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो वो प्लस हो जाता है और गेन करे तो वो माइनस हो जाता है। ऐसा ही है? मुझे बताइएगा, क्या यही हमने पढ़ा हुआ है? सवाल मेरा ये है कि जब एक न्यूट्रल एटम है वो लॉस करता है तो प्लस और गेन करता है तो माइनस, लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जो लॉस करे उसके पास माइनस आना चाहिए और जो गेन करे उसके पास प्लस आना चाहिए? जी बेटा बताइएगा मुझे जरा चैट पे। आप लोगों के माइक्स ऑफ है क्योंकि डिस्टरबेंस होती है क्लास के अंदर फिर। तो आप मुझे चैट पे लिख के बता सकते हैं। असल में जो चीज़ हमें बचपन से पढ़ाई जा रही होती है उसमें ना एक हमारा रटने वाला फैक्टर होता है जिसमें हम चीज़ों को याद कर लेते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है जो आपने याद किया हुआ है, बट देखें इसमें हो क्या रहा है। अगर हम एक एटम को एनालाइज करें, फॉर एग्जांपल सोडियम। सोडियम में बेटा होते हैं टोटल 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं कि सोडियम जो है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है। गौर से सुनिएगा इसको। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मुझे बताइए एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो रिमेनिंग कितने इसके पास? जी। अब इसके पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन, राइट? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए पीछे? 10। प्रोटॉन कितने रह गए? प्रोटॉन में तो कोई चेंज आया ही नहीं, वो तो सेम रहे आपके पास। तो अब देखें, नेगेटिव चार्ज इस पे होता है, प्लस चार्ज इसके ऊपर होता है। एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद पॉजिटिव की तादाद ज्यादा हो गई, तो ओवरऑल जो आपका एटम है वो कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं तब ये साइन आता है। अगर हम मिसाल लें क्लोरीन की, फॉर एग्जांपल, क्लोरीन एक न्यूट्रल एटम है, 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास मौजूद है। अब क्लोरीन क्या करता है, सोडियम वाला ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो उसको अपने पास एक्सेप्ट कर लेता है। तो मुझे बताएं कि इस टाइम पे क्लोरीन के पास मौजूद है 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही क्या है बेटा? प्रोटॉन। अब इसने किया क्या? अब इसने किया ये कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। और प्रोटॉन कितने रहे आपके? 17 के 17। इसी वजह से अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटा इस पे? माइनस का। तो इस तरह से अगर कहीं कोई गेन होता है तो उसके ऊपर माइनस का साइन आता है। क्या ये बात समझ में आई है आप लोगों को?
माइक्स आप लोगों के ऑफ होंगे, आप काइंडली चैट पे मुझसे बात कर सकते हैं। एंड वंस हमारी जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, प्रॉपर बैच स्टार्ट हो जाएगा, शेड्यूल आपको मिल जाएगा, उसके बाद से फिर आपके माइक्स वगैरह ऑन होंगे, सारी चीजें। जी बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हम आगे चलते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ से हम बात अगर निकालें, एटम अब या तो उसने लूज कर लिया या गेन कर लिया, अब वो क्या बन गया, वो चार्ज बन चुका है। इसको क्या बोलते हैं, चार्ज। अब ये चार्ज आपके पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये अब आप आ गए हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 12। मैं थोड़ा थोड़ा आपको हर चीज का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। चैप्टर 12 पे अब यहाँ पे वो बात करेगा चार्जेस क्या हैं, चार्जेस कैसे जनरेट होते हैं। क्या कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब सर्दियों का मौसम होता है और आप किसी दरवाजे को हाथ लगाएं या फिर कोई कपड़ा आप हाथ लगाएं, यूजुअली वेलवेट वगैरह का, तो उससे आपको एक करंट महसूस होता है। या किसी लोहे की तरफ आप जाएं तो आपके हाथ में हल्का सा करंट महसूस होता है। बताइए, कैसे ही होता है? ये सबके साथ होता है। तो सवाल ये कि अब वो जो करंट आपको महसूस हो रहा है, ऑल्दो वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा क्या हो रहा है, तो बेटा वहां पे ऐसा है आपके पास कि वहां पे चार्जेस मौजूद होते हैं। अब आए जरा इसकी डेफिनेशन देखें। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट एक्सर्ट्स और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन आ गई। पेपर में कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या है। पेपर में याद रखिएगा एप्लीकेशन आती है, जितनी भी चार्जेस हैं उसकी क्या आएगी, एप्लीकेशन आएगी हमेशा। अब चार्जेस का काम क्या होता है, चार्जेस होते हैं अनस्टेबल। जाहिर है, अब या तो गेन हुआ या लॉस हुआ, तो चार्ज क्या हो गया, अनस्टेबल। अब वो अनस्टेबल है, वो रिएक्ट करने की कोशिश करता है। तो जब वो रिएक्ट करने की कोशिश करेगा तो वो क्या होगा, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने हाथ के अंदर प्रोड्यूस होती हुई नजर आई। इलेक्ट्रो की टर्म जहां पे भी आ जाए, याद रखिएगा ये बात कर रहा है किसकी, इलेक्ट्रॉन की बात। ठीक है, मैं आपको हमेशा बेसिक से पढ़ाऊं। जो भी चीज होगी मैं ये अज्यूम करूंगा कि भाई आप बिल्कुल जीरो हैं, इस टाइम पे आपको कुछ नहीं आता। चाहे आपको जितना भी आता, मैं आपको जीरो से पढ़ाऊंगा। जैसे अब यहाँ पे दो टाइप के चार्ज होते हैं, प्लस माइनस होते हैं। प्लस प्लस आपको रिपेल करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। फिर बातें यहाँ से शुरू होंगी। अच्छा जी, ये रिपेल और अट्रैक्ट करते हैं तो बेटा कोई ना कोई फोर्स भी होगी यहाँ पे। तो सर फिर वो फोर्स क्या है, तो वो फोर्स हमें किसने दी, वो फोर्स हमें दी कूलम ने। आप कूलम लॉ जब देखेंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहां से वो फोर्सेस आई। तो ये पढ़ने का हमारा कुछ तरीकेकार होगा कि पहले हमने बेसिक डिस्कस किया, एक एटम क्या होता है, एटम चार्ज कैसे बनता है, राइट। एटम चार्ज बना, चार्जेस प्लस हो गए माइनस हो गए, आपस में इनकी कोई फोर्स होती है, कोई डिस्टेंस है। फिर इनको रन करने वाला हमने ये फॉर्मूला देखा, और एनईडी में ये सवाल आता है पेपर में। ये सवाल जो है पेपर में आता है, कैसे पूछा जाएगा। अब यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनसे मेरा सवाल ये है कि अगर ये चार्ज प्लस और ये माइनस, ठीक है, इन दोनों के दरमियान अगर मैं डिस्टेंस को कम कर दूं, और से सुनिएगा, इन दोनों के दरमियान अगर मैं डिस्टेंस को कम कर दूं तो इनके दरमियान फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। जी,
अब मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर्स का। कहेंगे तो इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। अच्छा जी, रिपीट कर देता हूँ। If the distance between the two charges is reduced, then what will be the effect on the force? चलें जी, 1 मिनट का टाइम बताएं। पर्सनल पे जवाब ना दे, जो कि आपके एवरीवन वाला ना उसके ऊपर ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी तो देखें। ओके जी, जो बच्चों के मेरे पास आंसर्स हैं, वेट करो मैं भी। जी बेटा, इसका आंसर इतना कि हम नेक्स्ट और चीज़ों की तरफ जाएं, देखें उनको, उनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा जी, होगा क्या कि जैसे आपका डिस्टेंस जो है वो कम होगा, यहाँ आप देखिए आपका डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टूडेंट फंसता है, वो क्या है, वो हमारा आता है हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर के 3 मैकेनिज्म होते हैं, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। पहले तो हमें ये समझना है कि इसमें होता क्या है एक्चुअली, और डेली लाइफ की कौन कौन सी एग्जांपल्स है जो हमारे पास मौजूद है। देखिए बेटा, रेडिएशन मतलब क्या होता है कि इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आए जी मिसालें देखते हैं। सूरज को देखें सबसे पहले, आजकल गर्मी वैसे ही ज्यादा है, तो सूरज और हमारे दरमियान में एज सच कोई हमारे पास कोई मीडियम तो नहीं है। ठीक है, तो सूरज जो है उसकी जो शुआएं हैं, जो उसकी रेज हैं, वो हम तक कैसे पहुंचती हैं, विदाउट एनी मीडियम, तो उसे हम कहते हैं रेडिएशन। सर्दियों के मौसम में आग जब आप जलाते हैं और उसके पास आप बैठते हैं तो आपको थोड़ी सी गर्मी फील होना शुरू होती है, एक एहसास होना शुरू होता है, हालांकि वो आग आपकी बॉडी से तो टच नहीं हो रही ना, ऐसा ही है। तो ये भी क्या कहलाता है, रेडिएशन हो गया। अब सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जाता है वो इन्हीं तीनों में से पूछा जाएगा कि किस ऑब्जेक्ट में रेडिएशन है, किस में कंडक्शन या कन्वेक्शन हो रही है। आए जी बात करें कंडक्शन की। कंडक्शन की टर्म कंडक्टर से निकली है, कहते हैं हीट ट्रांसफर बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट आर टचिंग। यानी क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। ओके, यहाँ पे मिसालें दी हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हॉट वाटर है और बहुत हॉट वाटर है और इसके अंदर आप अपना स्पून डालें और यहाँ से इसको पकड़ें तो आपको हीट महसूस होगी। ठीक है, इसी तरह से कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है कि हीट ट्रांसफर बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। यहाँ पे आपके पास मिसाल है कि जो एयर बलून्स होते हैं, इनमें देखें यहाँ पे बंदा होगा, इस जगह पे इनकी जो बास्केट है, और इस बलून को यहाँ से हीट किया जा रहा होगा, या जो भी इसकी टेक्नोलॉजी है वो कांटेक्ट में तो नहीं होगी, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, ये बलून ऊपर की तरफ चला जाएगा। सही, ये आपके पास कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आते और फिर वो एप्टीट्यूड टेस्ट की तरफ जा रहा होता है। तो भाई एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग कि आपके पास नॉलेज का खजाना नहीं चाहिए आपको। आपके जो सिंध बोर्ड की किताबें हैं, अगर आप एनईटी दाऊद कराची यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो वो जो आपके पास किताबें मौजूद हैं उसके अंदर जो हेडिंग्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, सिंपल।
कि वो क्या है। अब जैसे आज मैंने आपको बताया व्हाट इज रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, बस समझ में आ गई, खत्म हो गई बात, आगे सवाल देखेंगे। ठीक है जी। अ, वैसे तो ये स्केलर वेक्टर बहुत आम सी चीज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। पेपर में सवाल आता है, पेपर में इस तरह का सवाल आएगा फॉर इंस्टेंस कि प्रेशर इज अ डैश क्वांटिटी, प्रेशर मैग्नीट्यूड है, प्रेशर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, आपने डिसाइड करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका रीजन, जब मैंने अपने टाइम पे जब टेस्ट दिया 2013 प्रोबेबली, हाँ 13, हमारे पास सवाल ऐसे आते थे कि प्रेशर, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज डैश। अब मैं आपसे कहता हूँ भाई ये प्रेशर का यूनिट क्या है, और मैंने आपको पहला ऑप्शन दे दिया पास्कल, तो आप खुश हो गए कि यार प्रेशर का तो पास्कल ही होता है। फिर दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपने कहा यार पास्कल भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। थोड़ा सा आपने और आगे जाके देखा तो वहां लिखा था PSI, पाउंड स्क्वायर इंच, ये भी ऑप्शन है, ये भी प्रेशर का यूनिट। और फोर्थ आपने देखा लिखा हुआ था ऑल, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इसके यूनिट्स क्या है, ठीक है, उसके यूनिट्स क्या है। अब जब हमारी क्लासेस प्रॉपर्ली स्टार्ट होंगी तो आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, किधर से सवाल आ सकता है, किधर से सवाल नहीं आ सकता। अभी मुझे ये बताइएगा, अगर आपको कोई सवाल है आप लोगों का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये जस्ट हमारी एक डेमो क्लास थी, आज सिर्फ आपको इतना ओवरव्यू देना था कि हम किस तरह से चीज़ों को पढ़ेंगे, क्या क्या आता है पेपर में, क्या क्या नहीं आता, इसके बारे में बात। जी बेटा, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट अगर किसी ने डेमो क्लास लेनी है तो नेक्स्ट हमारी होगी एक मैथ्स की और एक केमिस्ट्री, ठीक है, वो हमारी लास्ट 2 डेमो क्लासेस होंगी। और उसका मामला ये होगा कि उसके बाद फिर हम प्रॉपरली अपना बैच स्टार्ट कर देंगे। जी बेटा, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। प्रेशर एटीएम में भी होता है, प्रेशर PSI में भी होगा, MMHG भी होता है, टॉर भी होता है, बार भी होता है। प्रेशर के कोई 8 से 10 यूनिट्स। बाकी ये हमारी सर्विसेज है सारी के, टीचिंग किस तरह से कर रहे होते हैं, बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे, सब्जेक्ट्स हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस कोई स्टूडेंट है जो कि IBA वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी सिर्फ इंग्लिश आती है, IQ आता है, बेसिक मैथ्स आती है, तो ये भी कवर करवाते हैं ओवरऑल इन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा बाकी भी यूनिवर्सिटीज़। तो कोई भी आपका सवाल आप बिल्कुल मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर गिवन तो नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप इजीली कांटेक्ट कर सकें। ये जो मेरा पोस्टर है इस पे नंबर मौजूद है, सिंपल 0341 2250 999। आपको कभी भी कोई चीज़ किसी भी स्टूडेंट को पूछनी हो, कोई भी इशू हो, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई बहुत जल्दी मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।